नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से होती है और वहीं पर एक अहिरा नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला गगन सिंह के पास अपनी 6 एकड़ जमीन होती है। खेती किसानी का काम किया करता था। गगन सिंह ने खेती किसानी का काम करके अच्छे खासे पैसे भी जोड़ रखे थे। लेकिन 7 साल पहले गगन सिंह की पत्नी की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से गगन सिंह जो था वो अपने जीवन में बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। लेकिन जैसे ही गगन की पत्नी की मौत हो जाती है तो फिर इसके बाद गगन जो था वो बिल्कुल ही बदल जाता है। गगन एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो कि नाड़े का ढीला व्यक्ति होता है। वो गांव की महिलाओं को अक्सर ही रात के समय में खेत में ले जाया करता था और उनके साथ वो अपना वक्त गुजारा करता था। लेकिन गगन सिंह के परिवार के सदस्य इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं जानते थे। अब गगन सिंह के परिवार में इसका इकलौता बेटा होता है जिसका नाम किशन होता है। किशन दोस्तों वो भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल पड़ा होता है। किशन सिंह भी अपने पिता के खिलाफ जाकर के एक लड़की के साथ वो शादी कर लेता है, जिस लड़की का नाम रितु होता है। अब जैसे ही रितु और किशन दोनों अपने पिता के मर्जी के खिलाफ जाकर के शादी कर लेते हैं तो फिर दोस्तों जो गगन सिंह होता है वो इस शादी को नहीं मानता है। गगन सिंह रितु और किशन को अपने घर से बेदखल कर देता है, उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। इसके बावजूद भी किशन सिंह और उसकी पत्नी जो रितु थे वो इसी गाँव के अंदर एक कमरा किराए पर लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। किशन सिंह जो था वो नजदीकी कारखाने के अंदर मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है, जबकि किशन की जो पत्नी रितु होती है वो अपने घर के कामकाज किया करती थी। लेकिन घर के अंदर गरीबी का आलम छा जाता है, क्योंकि पिता गगन जो था वो अपने बेटे किशन सिंह को कुछ भी नहीं दिया करता था, जिसकी वजह से ये दोनों जो थे वो काफी परेशान रहने लग जाते हैं, उदास रहने लग जाते हैं। लेकिन रितु जो थी वो अब अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति किशन तो मेहनत मजदूरी का काम करता है और जो भी उससे आमदनी घर के अंदर आती है वो तो बस घर के ही खर्च में चली जाती है, और जिसकी वजह से हम दोनों के पास भविष्य के लिए कुछ भी सेविंग या पैसे नहीं बच पाते हैं। रितु अपने पति किशन से कहने लगती है कि मैं भी कुछ काम धंधा करना चाहती हूँ। अब जैसे ही किशन अपनी पत्नी की बात को सुनता है तो कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें कौन सा काम करना पसंद है। तभी रितु उसे बताती है कि मैं 2 भैंसें खरीदना चाहती हूँ। जैसे ही 2 भैंसें खरीदी जाएंगी तो फिर मैं उन पशुओं की देखभाल करूंगी और जितना भी उनसे दूध निकला करेगा उसे बेच करके अच्छे खासे पैसे भी घर में आ जाएंगे। अब ये बात इसके पति किशन को भी पसंद आ जाती है। लेकिन जो किशन था वो अपनी पत्नी रितु से कहने लगता है कि लेकिन इतने पैसे भैंसों के खरीदने के लिए हमारे पास है ही नहीं, तो आखिर वो पैसे कहाँ से लाए। और तभी रितु कहने लगती है कि तुम्हारे पिता के पास अच्छे खासे पैसे हैं तो तुम जाकर के उनसे 2 लाख रुपए उधार ले लो और फिर धीरे धीरे करके हम उनके सारे पैसे चुकता कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों किशन कहने लगता है कि तुम बात तो सही कह रही हो, मैं एक बार पिताजी से बात करके देखता हूँ। और इस तरह से अब शाम के करीब 5-6 बजे के आसपास सब जो दोस्तों किशन होता है वो अपने घर से बाहर निकलता है और फिर अपने पिता के पास सीधे वो चला जाता है। गगन सिंह से जाकर कहता है कि पिताजी मुझे 2 लाख रुपए कर्ज पर दे दीजिए और इसके मैं 2 भैंसें खरीदना चाहता हूँ। मेरी पत्नी जो है वो भैंसों का एक छोटा सा व्यापार करना चाहती है जिससे कि हमारे घर का गुजारा अच्छे से चल सके। लेकिन दोस्तों उसका पिता जो था वो अपने बेटे को साफ साफ मना कर देता है। वो कहने लगता है कि तुम 2 लाख रुपए की बात करते हो, मैं तो तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ। और इस तरह से दोस्तों जो किशन होता है वो थक हार करके खाली हाथ अपने पिता के सामने से वापस घर को लौट जाता है। घर पर वापस आने के बाद अब दोस्तों जो किशन होता है वो अपनी पत्नी रितु से कहने लगता है कि पिताजी ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। तभी रितु कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने मना कर दिया है तो एक बार मैं उनसे बात करके देख लेती हूँ। और फिर इसके बाद किशन कहता है कि देख लो, अगर तुम्हें सही लगता है तो कर लो, अगर वो पैसे दे देंगे तो अच्छी बात ही होगी। और फिर इस तरह से शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और फिर दोस्तों जो किशन की पत्नी रितु होती है वो अपने ससुर गगन के घर के दरवाजे पर जाकर के दस्तक देती है। और फिर इसके बाद जो ससुर होता है वो अपने घर का दरवाजा खोलता है। ससुर देखता है कि उसकी पुत्र वधू जो रितु होती है वो ठीक उसके सामने दरवाजे पर खड़ी होती है। और फिर इसके बाद गगन जैसे ही रितु को अपने घर के सामने खड़ा देखता है तो फिर वो उसकी खूबसूरती और सुंदरता को ऊपर से नीचे तक निहारना शुरू कर देता है। उसकी खूबसूरती और सुंदरता को देख करके गगन कहने लगता है कि रितु तुम मेरे घर के अंदर आ सकती हो, तुम जो है काफी दिनों के बाद आज हमारे घर पर आई हो। और इस तरह से बहू जो है वो घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद बहू जो है वो अपने ससुर से कहने लगती है कि पिताजी मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, मैं 2 अच्छी भैंसें खरीदना चाहती हूँ ताकि उनके दूध को बेच करके मेरे घर का अच्छे से गुजारा चल सके। जो ससुर होता है वो अपनी बहू से कहने लगता है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए तो दे सकता हूँ, लेकिन उसकी कीमत भी मैं तुमसे वसूल करूंगा। अब जैसे ही ये बातें बहू से कही जाती है तो जो बहू है वो चुपचाप से खड़ी रह जाती है। लेकिन दोस्तों जो ससुर होता है वो साफ साफ शब्दों में बहू से कहता है कि देखो बहू, आज मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला हूँ और तुम भी मेरे घर में बिल्कुल ही अकेली हो। हमारे घर में अभी फिलहाल कोई नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लेता हूँ तो बदले में मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। अब जैसे ही ये बात बहू से कही जाती है तो बहू को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो भड़क जाती है और साफ साफ शब्दों में वो अपने ससुर से मना कर देती है।
लेकिन दोस्तों ससुर को भी इस बात पर गुस्सा आने लगता है। तो ससुर कहने लगता है कि देख लेना, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अपनी मर्जी से मेरे घर पर आओगी और मुझे अपने बिस्तर तक तुम खुद ही अपनी मर्जी से लेकर के जाओगी। अब जब ऐसी ऐसी धमकी इस बहू को दी जाती है तो फिर जो बहू है वो तुरंत इसके घर से खाली हाथ लौट करके अपने घर पर आ जाती है और फिर अपने पति से कहने लगती है कि पिताजी ने मुझे भी पैसे देने से मना कर दिया है। लेकिन दोस्तों फिर ये जो महिला होती है वो अपने पति से कहने लगती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं किसी न किसी तरीके से पैसे का इंतजाम कर लूंगी। और फिर इस तरह से रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास किशन जो है वो मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने कारखाने में चला जाता है। अब दोस्तों इसके बाद ये जो पत्नी होती है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि हमारे गांव के अंदर एक साहूकार भी रहता है जिसका नाम ऋषि है और जो कि ब्याज पर पैसे देता है, तो क्यों ना मुझे इस समय उसके घर पर जाकर के एक बार बात कर लेनी चाहिए। और इस तरह से 12 दिसंबर 2025 की रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास रीतू जो है वो अपने घर से दबे पांव निकलती है और फिर वो इस गांव के साहूकार ऋषिपाल के दरवाजे पर पहुंच जाती है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर ऋषिपाल साहूकार जो है वो अपने घर का दरवाजा खोल देता है। ऋषिपाल देखता है कि उसके घर के ठीक सामने गगन की बहू रीतू देवी खड़ी होती है। रीतू जो कि दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत महिला होती है कि जिसकी खूबसूरती को देखने के बाद इंसान का जो मन है वो डगमगा जाया करता था और ऋषिपाल का भी मन जो है वो इसकी खूबसूरती और सुंदरता को देख करके डगमगा जाता है। ऋषिपाल कहने लग जाता है कि तुम इतनी देर रात के मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आई हो। और फिर इसके बाद ये जो महिला होती है वो इस ऋषिपाल से कहने लगती है कि देखिए मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, तो हो सके तो आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपका ब्याज जो है वो टाइम टू टाइम चुकता करूंगी, मैं आपको इसकी चीज को लेकर के आपसे वादा कर सकती हूँ। वो तो किसी भी तरह से साहूकार को यकीन दिलाना चाहती थी कि वो उसके पैसे जो है वो लौटा देगी, क्योंकि वो बताती है कि मेरे घर में बहुत गरीबी और मैं एक व्यापार करना चाहती हूँ। अब जैसे ही ये बात साहूकार को सुनाई देती है तो साहूकार कहने लगता है कि तुम्हारे ससुर के पास तो बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, तुम उससे जाकर के क्यों नहीं मांग लेती हो। तो इसके बाद ये जो महिला होती है दोस्तों वो कहने लगती है कि मैं उनसे पैसे कभी भी उधार नहीं ले सकती हूँ और आप ब्याज पर देते हो और इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। और फिर इसके बाद जो साहूकार होता है वो इस महिला को अंदर आने के लिए कहता है और फिर इसके बाद ऋतु जो है वो इसके घर के अंदर चली जाती है। ऋषिपाल जो साहूकार होता है वो अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। अब जैसे ही दरवाजा बंद किया जाता है तो फिर ये महिला ऋतु चौंक जाती है। लेकिन जो दोस्तों साहूकार होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए ब्याज पर जरूर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अब दोस्तों ये जो महिला होती है जैसे ही साहूकार की इन बातों को सुनती है तो फिर वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि इस गांव के सारे ही मर्द एक जैसे हैं, मेरा ससुर भी मेरे सामने यही शर्त रखता है और ये साहूकार भी मेरे सामने यही शर्त रख रहा है। लेकिन इस समय ऋतु के पांव जो थे वो डगमगा चुके थे, वो 2 लाख रुपए को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती थी। और फिर इसके बाद ऋतु कहने लगती है कि ठीक है, फिर पहले आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए और फिर उसके बाद जो आपकी इच्छा है वो आप पूरी कर सकते हैं। अब दोस्तों जो साहूकार था वो नाड़ी का ढीला होता है। साहूकार कहने लगता है कि मैं तुम्हें अभी 2 लाख रुपए दे देता हूँ, लेकिन आज की पूरी रात तुम्हें मेरे ही साथ गुजारनी होगी। अब ऋतु जो है वो इसकी शर्त को मान लेती है और फिर इसके बाद दोस्तों जो ऋषिपाल साहूकार होता है वो अपने कमरे में जाकर के 2 लाख रुपए तिजोरी से निकालता है और फिर इस महिला के हाथ पर लाकर रख देता है और कहता है कि घर का दरवाजा तो मैंने पहले ही बंद कर दिया है और अब तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। और इस तरह से जो ऋतु होती है वो मजबूर होकर के अब इस ऋषिपाल साहूकार के साथ इसके कमरे में चली जाती है। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर इन दोनों के बीच इन्हीं के रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। साहूकार और साथ में ये महिला जो ऋतु होती है वो दोनों अपनी ही मर्जी से इस गलत रिश्ते को कायम करते रहते हैं और इस गलत काम को ये दोनों तब तक करते हैं जब तक कि इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक कि दोनों की हसरतें पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही इन दोनों का मन भर जाता है, दोनों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो फिर इसके बाद ये जो साहूकार होता है दोस्तों वो कहने लगता है कि देखो मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए तो जरूर दिए हैं, लेकिन इनका ब्याज देने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्याज तो मैं तुमसे ऐसे ही वसूल करता रहूंगा। और इस तरह से ऋतु जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ती है और गलत कदम उठा लेती है। और फिर इसके बाद दोस्तों ये महिला जो है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि जब मैंने अपने इस साहूकार के साथ वक्त गुजार ही लिया है तो फिर दूसरे लोगों के साथ भी वक्त गुजारने में क्या दिक्कत होगी। और फिर इसके बाद ये महिला 2 लाख रुपए लेकर के उसी रात अपने घर पर आ जाती है। और अब जैसे ही सुबह होती है और इसका पति जो कि किशन होता है, जो कि वो भी अपनी ड्यूटी से घर पर आ जाता है, इसके बाद ये महिला अपने पति से कहती है कि मैंने 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिया है, गांव के साहूकार ऋषिपाल से मैंने 2 लाख रुपए कर्ज पर ले लिए और धीरे धीरे करके हम 2 लाख का कर्ज उतार देंगे। और फिर इसके बाद उसका पति भी सुनकर के खुश हो जाता है। किशन जो है वो खुशी खुशी में 2 अच्छी अच्छी भैंसें भी खरीद देता है। और फिर इसके बाद दोस्तों ये जो महिला होती है वो उन भैंसों का चारा काटने के लिए हर रोज खेत में जाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके ऋतु का भी काम जो था वो अच्छा खासा चलने लगा था। और दूसरी तरफ दोस्तों जो इसका पति किशन होता है वो भी अब कारखाने में मेहनत मजदूरी करके अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाता है।
दोनों जो थे वो अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। दोनों का काम करने का तरीका भी अच्छा होता है, जिसकी वजह से दोनों के घर के अंदर अच्छे खासे पैसे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे ही घर के अंदर पैसे आते हैं तो फिर किशन का जो दिमाग होता है वो चकराना शुरू हो जाता है। किशन जो है वो अब धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी शराब का सेवन करना शुरू कर देता है। और जैसे ही किशन थोड़ी थोड़ी करके शराब पीना शुरू कर देता है तो फिर बाद में ये शराबी बन जाता है और शराब की से लत लग जाती है। और फिर तो इसको होश भी नहीं रहता था कि ये क्या गलत कर रहा है या फिर क्या ये सही कर रहा है। अब दोस्तों जो किशन होता है वो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके हर रोज पार्टी करने लगता है, शराब पीने लगता है और शराब पीने के बाद अपने घर पर आने के बाद अपनी पत्नी के साथ ये लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच हर समय विवाद होते रहता था, कलेश होते रहता था, जिसकी वजह से रितु जो थी वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी, उदास रहने लगी थी। रितु जो थी वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति तो पूरी तरह से शराबी बन चुका है और उसे अब अपना घर चलाने के लिए कुछ न कुछ उसे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका पति जो होता है वो अब मेहनत मजदूरी का भी काम करना छोड़ देता है। दूसरी तरफ अब इस रितु का जो पति होता है, जो काम होता है वो भी ठप पड़ जाता है, क्योंकि इसकी दोनों भैंसें जो थी वो बीमार पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से पति पत्नी के घर में फिर से गरीबी का आलम आ जाता है, बहुत ज्यादा गरीबी आ जाती है। और अब दोस्तों जो रितु होती है वो दो बड़े बड़े कांड करने वाली थी, जिसके बारे में गाँव का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। अब जो रितु थी अपनी गरीबी को दूर करने के लिए और अपने 2 लाख रुपए के कर्ज को उतारने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। और अब इस समय जो रितु होती है वो अपने ससुर के साथ मिलकर के बहुत बड़ा कांड रचने वाली थी। और इस तरह से दिन गुजरते जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है 31 दिसंबर 2025 के दिन। शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो इसका पति होता है किशन, वो शराब पीने के लिए अपने दोस्तों के पास चला जाता है। लेकिन आज घर के अंदर बैठी हुई रितु सिर्फ इसी बात को सोचती रह जाती है कि शायद उसे अपने ससुर की सारी इच्छाओं को पूरी करनी पड़ेगी। उसका ससुर ही उसका सारा कर्जा उतार सकता है और फिर उसके घर की जो गरीबी है उसको भी वो दूर कर सकता है। और अब जब ऐसे ऐसे ख्याल रितु के मन में आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, तो फिर आज का पूरा दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है। अब रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों आज इस रितु का जो पति किशन होता है वो अपने घर पर ही नहीं आता है। रितु जो है वो रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकलती है और फिर वो अपने ससुर गगन के घर की तरफ चल पड़ती है। गगन के घर के दरवाजे पर जाकर के वो दस्तक देना शुरू कर देती है। गगन जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनता है तो गगन जो है वो आज अपने घर का दरवाजा खोल देता है और गगन देखता है कि उसकी बहू जो रितु है वो ठीक उसके सामने खड़ी होती है। अब बहू को वो उस वक्त देख करके उसके मन में बहुत सारे सवाल तो आए थे, लेकिन फिर भी वो जानना चाहता था कि आखिर जो बहू उससे इतना बोल करके गई थी आज वो उसके घर पर फिर से उसके दरवाजे पर कैसे आकर के खड़ी हो जाती है। अब रितु उसके सामने नजर आ रही थी, तो रितु जो होती है वो अब जैसे ही उसके घर के सामने खड़ी होती है तो फिर जो इसका ससुर होता है गगन जो होता है वो इसकी खूबसूरती को देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये महिला जो है वो आज जरूर मुझसे मिलने ही आई होगी। और होने वाला भी दोस्तों यही होता है। रितु जो है वो अपने ससुर से कहने लगती है कि क्या मैं घर के अंदर जा सकती हूँ, और तभी उसका ससुर जो है वो मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि घर तो तुम्हारा ही है तो तुम अंदर बिल्कुल आ सकती हो। और फिर उसके बाद ये महिला घर के अंदर चली जाती है। ससुर जो है वो आज घर का दरवाजा बंद कर लेता है और आज बहू कुछ भी नहीं बोलती है। और फिर इसके बाद जब ससुर पूछने लग जाता है कि इतनी देर रात देर तुम मेरे घर पर क्या करने आई हो, और तभी जो बहू होती है वो अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरा पति तो शराबी बन चुका है, उसके पास तो ना पैसे देने के लिए है और ना ही पैसे लेने के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ जिस साहूकार से मैंने 2 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है वो अब अपने पैसे मांग रहा है और मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो आप मुझे 2 लाख रुपए बस कर्ज पर दे दीजिए। लेकिन दोस्तों जो ससुर था उसका वही सवाल था। गगन कहने लगता है कि मैं 2 लाख रुपए तो तुम्हें जरूर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें फिर भी मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करना होगा। आज भी ससुर का सवाल यही होता है। लेकिन आज रितु का जवाब बदल चुका था। रितु जो है वो उसी समय अपने ससुर से कहने लगती है कि ठीक है, मैं आपकी सारी शर्तों को मान लेती हूँ, लेकिन बस मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। अब ससुर जो है वो उसी समय अपनी तिजोरी से 2 लाख रुपए निकालता है और अपनी बहू को ला करके दे देता है और कहता है कि चलो अब तुम्हें मेरे साथ वक्त भी गुजारना पड़ेगा। अब इसके जो ससुर होते हैं, जो गगन सिंह होते हैं, उनका जमीर मर जाता है, इसकी आत्मा जो थी वो बिल्कुल ही मर जाती है। और फिर जो गगन सिंह होता है वो इस रितु को लेकर के अपने कमरे के अंदर चला जाता है और फिर इसके बाद रितु और जो गगन होते हैं वो दोनों अपनी रजामंदी से अपने गलत रिश्तों को कायम करने में लग जाते हैं। और ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक करते रहते हैं जब तक कि दोनों की मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे ही दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर उसका ससुर उसे कहने लगता है कि आज के बाद तुम्हें कहीं से भी कोई पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को मैं पूरा करूंगा, तुम्हारी शारीरिक जरूरतें भी पूरी करूंगा और साथ में आर्थिक जरूरतों को भी पूरा कर दूंगा। और इस तरह से जो बहू होती है वो भी गलत रास्ते पर तो पहले ही चल पड़ी थी और आज भी वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही गलत कदम उठा चुकी होती है, जिसका हर्जाना आगे चल करके इसको भरना ही पड़ता है। अब दोस्तों ये जो महिला रितु होती है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैंने ऋषिपाल के साथ भी वक्त गुजार लिया और अपने ससुर के भी साथ वक्त गुजार लिया है, अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। और मेरा पति तो वैसे भी शराबी बन चुका है, वो तो मुझे बस कहीं किसी भी
भी हाल में नहीं रोक पाएगा। और फिर इसके बाद रितु जो है वो अपने ससुर के घर से 2 लाख रुपए लेकर के अब इसी समय अपने घर पर आ जाती है। लेकिन घर पर आने के बाद रितु का इरादा बदल जाता है। वो सोचने लग जाती है कि मुझे 2 लाख रुपए तो मिल चुके हैं और अब मैं ऋषिपाल साहूकार के भी 2 लाख रुपए नहीं चुकाऊंगी। और इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। और फिर इस तरीके से थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 5 जनवरी 2026 के दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। साहूकार दोस्तों जो होता है वो इस महिला रितु के पास फोन कॉल करता है। साहूकार रितु से कहने लगता है कि जो तुमने 2 लाख रुपए कर्ज ले रखा है वो पैसे अब मुझे तुम्हें चुकाने होंगे और आज के आज ही मुझे उस पैसों की जरूरत है। अब दोस्तों जैसे ही ये बात ऋषिपाल कहता है तो महिला रितु कहने लगती है कि इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे 2 लाख रुपए लौटाने के लिए आज रात में तुम्हारे घर पर वैसे भी आने वाली हूँ। जैसे ही रात की बात कही जाती है तो जो साहूकार होता है वो तुरंत इशारा समझ जाता है। साहूकार कहने लगता है कि कोई बात नहीं, रात तक का तो मैं इंतजार कर ही सकता हूँ। और फिर इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा दिन गुजर जाता है। अब जैसे ही रात के तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर जो रितु का पति होता है वो शराब के नशे में धुत होकर के घर पर लेटा हुआ था। अब जो रितु होती है वो उस समय अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति जो है वो तो शराब के नशे में धुत होकर के सो रहा है, इसे तो पता तक नहीं चलेगा जब मैं घर से बाहर जाऊंगी। और फिर उसी समय जो रितु होती है वो अपने घर से बाहर निकल जाती है और फिर इसके बाद वो साहूकार के घर की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर के बाद वो साहूकार के घर का दरवाजा खटखटाती है। ऋषिपाल जो होता है वो घर का दरवाजा खोल देता है। ऋषिपाल देखता है कि उसके सामने रितु खड़ी होती है। रितु जो है वो घर के अंदर आती है और फिर इस साहूकार से कहने लगती है कि देखो, मैं तुम्हारे 2 लाख रुपए तुम्हें नहीं लौटा सकती हूँ, लेकिन बदले में मैं तुम्हारे सारी इच्छाओं को पूरी करती रहूंगी और यहाँ तक कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं सारी उम्र तक पूरी करती रहूंगी। ये महिला जो थी वो काफी हद तक नीचे गिर जाती है। अब इसका भी जमीर जो था वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका होता है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो साहूकार होता है वो खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें 2 लाख रुपए लौटाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ हमेशा वक्त गुजारना पड़ेगा। और फिर इसके बाद ये जो महिला होती है वो अपने आप ही इस घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देती है और फिर इसके बाद वो ऋषिपाल को लेकर के कमरे के अंदर चली जाती है। और आज भी ये दोनों अपनी रजामंदी के साथ अपना वक्त गुजारने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। और फिर जैसे इन दोनों का ये गलत रिश्ता, गलत काम खत्म हो जाता है तो फिर जो साहूकार होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें हर दूसरी तीसरी रात जब भी मैं बुलाऊंगा तुम्हें मेरे घर पर आना पड़ेगा। रितु भी इस चीज के लिए मान जाती है। पहले ही रितु जो थी वो गलत रास्ते पर चल पड़ी थी और अब तो वो पैसा कमाने की इच्छा जाहिर करने लगी थी। और इस तरह से अब जैसे ही इन दोनों का काम खत्म हो जाता है तो फिर रितु भी अपने मन में काफी खुश हो जाती है कि मुझे 2 लाख रुपए तो मिल चुके हैं। और फिर इसके बाद रितु जो है वो रात के ही समय में अपने घर पर आ जाती है और इस तरह से वो फिर से अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन रितु नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चल करके इससे भी बड़े बड़े कांड जो थे वो उसके साथ होने वाले थे। अब रितु को नहीं पता था, उसे तो लगा था कि बस ये काम जो है वो उसके लिए सबसे सही है, क्योंकि इससे सारे पैसों को वो बचा रही थी। अपने ससुर को भी वो किसी तरह से मूर्ख बना रही थी और साहूकार से भी पैसे लेकर के उसने नहीं दिए, बल्कि उसके साथ वो सारी उम्र मतलब कि गुजारने के लिए वो उससे कह के आई थी। तो अब रितु सोचती है कि इन्हीं दोनों से उसका जो जीवन है वो पैसों से कभी कमी नहीं होगी उसके जीवन में, क्योंकि दोनों जो थे वो पैसे वाले व्यक्ति थे। अब उसने ये सोच लिया था कि ना तो वो अब अपने ससुर को सच्चाई बताएगी और ना ही साहूकार को। लेकिन जो रितु थी वो नहीं जानती थी कि वो भविष्य में चल करके उसके साथ बहुत बड़े कांड होने वाला था। अब तो रितु को जब भी मन करता था तो वो साहूकार के पास फोन कॉल करती और उसके घर पर चली जाती और उसके साथ अपना वक्त गुजार लेती थी। वो उसके बदले में उसे कुछ पैसे भी ले लेती थी। और फिर उस दूसरी तरफ ये महिला जो रितु थी वो अपने ससुर के भी घर पर जाती थी, उससे भी पैसे लेती थी और उसके भी साथ अपना वक्त गुजार लिया करती थी। लेकिन दोस्तों ऐसी बातें ज्यादातर छुपती नहीं है। धीरे धीरे करके पूरे गांव में इस बात के चर्चे होने लग जाते हैं कि जो रितु है वो अपने ससुर के साथ भी अपना वक्त गुजारती है और साथ में ऋषिपाल साहूकार के भी साथ अपना वक्त गुजारती है। दोस्तों गांव के इन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति जिसका नाम गगन होता है वो किशन के पास जाता है और किशन से जाकर कहता है कि तुम्हारी पत्नी जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। लेकिन तभी किशन कहता है कि मेरी पत्नी जो है वो गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकती है, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन तभी उसका दोस्त कहने लगता है कि जरा अपना पत्नी पर ध्यान तो दो। कहीं ना कहीं किशन जो था वो अपने मन में ये बात अब ठान लेता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसे अपना वक्त नहीं देता हूँ और जिसकी वजह से उसकी पत्नी हो सके तो गलत रास्ते पर चल पड़ी हो। और इसी तरह से दोस्तों जो किशन होता है वो अपनी पत्नी पर ध्यान देना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी पत्नी जो थी वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। दिन जो थे वो गुजरते जा रहे थे और फिर एक तारीख आ जाती है 16 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। आज जो किशन होता है वो अपने घर से बाहर निकल जाता है और तभी उसकी पत्नी जो रितु होती है वो सोचने लग जाती है कि उसका जो पति है वो तो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके कहीं शराब पीने के लिए जा चुका है। अब ये जो महिला होती है वो उसी समय दबे पांव अपने घर से बाहर निकलती है और फिर वो सीधे अपने ससुर के घर पर चली जाती है। फिर घर का दरवाजा खुलवाया जाता है, ससुर से जाकर के मिला जाता है और फिर जो ससुर को बहू होती है वो कहती है कि देखिए आज मैं आपके घर में आपके साथ वक्त नहीं गुजार पाऊंगी,
तो आज मैं खेत में जा रही हूँ और खेत में जैसे ही मैं पशुओं का चारा काटने जाऊंगी तो आप भी वहीं पर अपने खेत में आ जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपके ही खेत में चारा काटने के लिए जा रही हूँ। गगन कहता है कि ठीक है, फिर तुम खेत में चलो, मैं अभी तुम्हारे पीछे पीछे 10 मिनट में ही मोटरसाइकिल के माध्यम से पहुंच जाऊंगा। और फिर इस तरह से जो महिला होती है वो अब इस घर से बाहर निकलती है, अपने घर पर जाती है, दराती उठाती है और दराती उठाने के बाद वो अपने ससुर के खेत में चली जाती है और खेत में जाने के बाद वो चारा काटना शुरू कर देती है। और फिर जैसे ही 10-15 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो फिर इसके बाद इसका जो ससुर होता है वो भी अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर के खेत में पहुंच जाता है। खेत में जाने के बाद वो देखता है कि उसकी बहू जो है वो खेत में चारा काट रही होती है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो ससुर होता है वो अपनी बहू के पास चला जाता है, बहू से जाकर के कहता है कि देखो हमारे खेत में अभी दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो चलो एक के खेत में चलते हैं और अपना समय गुजार लेते हैं। बहू जो थी वो पहले से ही तैयार थी, वो अपने ससुर को लेकर के एक के खेत में चली जाती है। और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये दोनों जो थे वो अपनी मर्जी से ही तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है। जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर ये दोनों जो है वो इस खेत से बाहर निकल आते हैं। लेकिन ससुर को इस बात के बारे में पता चल चुका था कि जो उसकी बहू है वो साहूकार के भी साथ अपना वक्त गुजारती है। अब दोस्तों जो ससुर होता है वो ऋषिपाल को सबक सिखाना चाहता था। उसी समय गगन जो है वो अपने मोबाइल फोन निकालता है जेब से और फिर साहूकार के पास फोन करता है और फिर उससे कहता है कि ऋषिपाल, आज हम दोनों खेत में बैठ करके पार्टी करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर और खूबसूरत महिला को भी बुलाकर रखा है। अब जो ऋषिपाल साहूकार था वो नाले का ढीला व्यक्ति होता है। वो सोचने लग जाता है कि गगन भी मेरी ही तरह ऐसा ही रंगीन मिजाज का व्यक्ति है, तो शायद इसने महिला जरूर ही बुला रखी होगी और मुझे भी इसमें जाना चाहिए। और फिर इसके बाद दोस्तों जो साहूकार होता है वो अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है और देखते ही देखते वो गगन के खेत में पहुंच जाता है। और खेत में जाने के बाद अब ऋषिपाल जो था वो इस गगन सिंह से मिलता है और गगन से मिलने के बाद उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद जो गगन होता है वो कहने लग जाता है कि मैंने यहाँ पर कुछ शराब भी मंगवा रखी है और चलो बैठ करके पार्टी करते हैं। और फिर इस तरह से गगन और जो ऋषिपाल होते हैं वो दोनों पार्टी करने लग जाते हैं, दोनों शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब पीते पीते जब दोनों को खूब नशा हो जाता है तो ऋषिपाल जो होता है वो गगन से कहने लगता है कि जो तुमने महिला बुला रखी है वो कहाँ पर है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो गगन होता है वो अपनी बहू ऋतु को आवाज लगाता है। ऋतु जो कि जैसे ही उसके पास जब जाती है तो फिर उसके हाथ में दराती होती है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो ससुर होता है वो अपनी बहू से दराती लेता है और फिर वो उसी से गला उसका मौके पर ही काट देता है ऋषिपाल का। और जैसे ही ऋषिपाल का कत्ल कर दिया जाता है तो फिर इसके बाद गगन और साथ में उसकी बहू ऋतु जो है वो मिल करके इस खेत में गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। दोनों ही लगातार गड्ढा खोदते रहते हैं और फिर गड्ढा खोदने के बाद ये दोनों ही इसकी लाश को दफनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो ऋतु का पति किशन होता है वो भी आज गांव में ही घूम फिर रहा होता है और तभी उसका जो दोस्त होता है वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी जो है वो आज तुम्हारे ही पिता के साथ खेत में गई थी, मैंने उसे जाते हुए देखा था। और फिर इसके बाद जो किशन होता है अपनी दोस्त की सारी बातों को सुन करके थोड़ी देर में वो भी खेत में पहुंच जाता है। और खेत में जाने के बाद जब वो देखता है कि उसकी पत्नी जो है ऋतु वो अपने ससुर के पास बैठी होती है और फिर उसका जो ससुर होता है दोस्तों वो उसकी किसी लाश को दफन कर रहा होता है। अब जो किशन होता है जैसे इन दोनों को ये सारा काम करते हुए देखता है तो तुरंत समझ जाता है कि उसके पिता और उसके पत्नी ऋतु के बीच गलत रिश्ते कायम होते हैं। किशन को इस बात पर गुस्सा आने लग जाता है तो फिर वो अपने पिता गगन से वहीं पर कसी छीन लेता है और कसी छीनने के बाद वो अपने पिता गगन का गला जो है वो मौके पर ही काट देता है। उसकी पत्नी जो है वहां से भागने का प्रयास करने लग जाती है, लेकिन किशन जो है वो अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ने वाला था। वहीं पर वो उसे पकड़ लेता है और फिर उसी कसी से उसके भी वो टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो किशन होता है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के अपने आप को सरेंडर कर देता है और फिर किशन जो है वो अपनी पूरी कहानी, अपने पिता और अपनी पत्नी की पूरी कहानी को वो पुलिस के सामने बयां कर देता है। पुलिस को यह भी बताया जाता है कि उसके पिता गगन ने पहले ऋषिपाल साहूकार का कत्ल किया था और उसकी लाश को ही वो खेत में दफन करा था और उसी समय मैंने अपने पिता और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। और फिर उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और फिर इन तीनों का शव बरामद कर लिया जाता है और तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन ये बात अब भविष्य के गर्भ में छिपी है कि किशन को आखिर जज साहब जो है वो क्या सजा सुनाने वाले। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में किशन ने अपनी पत्नी ऋतु के साथ और अपने पिता गगन के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई घटना के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का